Good morning, students. Today we will study your history portion, chapter number 9, Traders, Kings and Pilgrims. Means व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री. अब इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेडर्स, ट्रेड एंड ट्रेडर्स मीन्स व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी या उनके बारे में पता लगाना. आपको पता होगा हमने चैप्टर नंबर 8 में स्टडी किया था कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश बर्तन काफ़ी मात्रा में आर्कियोलॉजिस्ट को फाउंड हुए थे. तो सवाल उठता है कई बार कि ये वहाँ उस जगह पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे, ये सारे यूटेंसिल्स किस तरह से पहुँचे होंगे. इससे एक अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे उस जगह से व्यापारी जो थे इन्हें शिफ्ट करके मतलब जहाँ बन रहे हैं वहाँ से दूसरी जगह ले जाके इन्हें सेल आउट करते थे. तो इनसे हमें एक पता चला है कि चीज़ें अलग जगह बनती थी और ट्रेडर्स इन्हें ले जाके दूसरी जगह पर सेल आउट करते थे. इस तरह का सिस्टम जो कि आज होता है पहले के टाइम पर भी ऐसे होता था. तो मेनली अगर हम साउथ इंडिया का देखें तो साउथ इंडिया फेमस है गोल्ड के लिए और स्पाइस मेनली ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्च के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. इसके अलावा प्रीशियस स्टोन्स मीन्स कीमती पत्थरों के लिए साउथ इंडिया हमारा जो बहुत फेमस है. और यहाँ का जो मेन बिज़नेस होता था वो रोमन एम्पायर में होता था. रोमन एम्पायर में वहाँ पर साउथ इंडिया की काली मिर्च इतनी फेमस थी कि उसे यहाँ पर ब्लैक गोल्ड के नाम से रोमन में इसे ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता था. तो मतलब ये यहाँ पर कैसे होता था, इससे ये हमें पता चलता था कि जो ट्रेडर्स हैं वो इन सामान को समुद्र के रास्ते से या रोड के रास्ते से रोम तक पहुँचाते थे, है ना. तो क्योंकि रोम तो यहाँ है नहीं तो वहाँ कैसे जाता होगा सामान, मीन्स ट्रेडर्स हेल्प करते होंगे इस सामान को लाने ले जाने में. तो जो इस तरह से सामान को लेके जाते थे. और जो हमारा साउथ इंडिया है यहाँ पर कई हमारे रोमन गोल्ड कॉइन हमें फाउंड हुए हैं. इससे अंदाज लगाते हैं कि उस टाइम पर साउथ इंडिया और रोम में काफ़ी अच्छा एक बिज़नेस हुआ करता था. तो इस तरह से ट्रेडर्स का हमें पता चलता है कि उस टाइम पर क्या व्यापार होता था. अब जो ट्रेडर्स थे उस टाइम पर तो उन्होंने काफ़ी सारे सी रूट वहाँ पर खोज निकाले थे क्योंकि रोज़ का आना जाना था. तो कुछ समुद्र के किनारे किनारे चलते थे, है ना, मतलब कि कॉर्नर कॉर्नर पे, और कुछ यहाँ पर अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल से होकर आते थे. और कुछ क्या होता था जो मानसूनी विंड्स चलती हैं इनका फ़ायदा उठाकर फटाफट से अपनी यात्रा कंप्लीट कर लेते थे. तो मानसूनी हवाओं के साथ चलने से सी रूट मतलब बहुत जल्दी थोड़ा सा ये फास्ट पहुंच जाया करते थे. और इन सब कामों के लिए इन्होंने क्या करना था कि लंबी यात्राएं करनी थी. इस कारण से इन्होंने अपने शिप को क्या किया था, काफ़ी मजबूत शिप्स का कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया था. तो इस तरह से इन्होंने व्यापार करना स्टार्ट किया. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट मीन्स समुद्री राज्य तटों से लगे राज्य. अब जो कॉन्टिनेंट था साउथ वाला एक बहुत बड़ा कोस्टल एरिया था. इसमें बहुत सारे प्लेट्यूज भी थे, हिल एरिया भी था, रिवर वैली भी थी. तो काफ़ी सारा ये एरिया फैला हुआ था, है ना. तो नदियों के जितने भी इलाके थे उसमें कावेरी जो नदी है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल, कावेरी नदी वाला एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता था. और नदियों के मैदानी जो जितने भी प्लेन्स थे और नदियों के आसपास के इलाके थे वहाँ सरदारों और राजाओं के जो भी थे वहाँ पर उनके पास बड़ा पावरफुल मतलब एक पावर बन गया था. बहुत ज़्यादा रिच हो गए थे और पावरफुल हो गए थे. जो संगम पोएम है उन्होंने उनके बारे में पोएम लिखी थी और उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि मेनली 3 हेड्स थे उस टाइम पर. 3 हेड्स क्या थे, अब ये हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे इसके बारे में कि 3 हेड्स क्या थे. तो मेनली 3 हेड्स उन्होंने बताए थे उस टाइम पे, चोलास, चेरास एंड पांड्यास. ये 3 हेड्स 2300 ईयर्स एगो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुए थे.
तीनों मुखियाओं के अपने जो ये तीनों चीफ थे इनके दो दो सेंटर अपने पावर में आए थे। फर्स्ट सेंटर तो सी एरिया वाला था जहाँ से सी रूट होता था, दूसरा इनका लैंड वाला एरिया था। तो इस तरह से तीनों का टोटल 6 लैंड हो गए जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। इसमें से 2 लैंड बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। चोलास का जो था वो था पुहार, इसका दूसरा या फिर कावेरीपट्टनम, और दूसरा था पांड्यास की जो कैपिटल थी मदुरई, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। अब ये जब पावर में आए तो जो इनके चीफ थे वो जो टैक्स लेते थे उसको टैक्स लेने की बजाय ये एज ए गिफ्ट लेना पसंद करते थे, उसकी डिमांड करते थे। और कभी कभी ये अपनी आर्मी को ऑब्जर्व करने भी आसपास से टैक्स वसूलने इस तरह से भी निकल लेते थे। इनमें से कुछ जो मिलता था उसको कुछ तो अपने पास रख लेते थे वेल्थ को, है ना, और बाकी का जो वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। जो इनके सपोर्टर्स होते थे, फैमिली मेम्बर्स होते थे, सोल्जर्स होते थे, पोइट होते थे, जो भी इनके आसपास इनके नियर बाय लोग रहते थे उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो इसीलिए जितने भी पोइट वगैरह रहते थे उन्होंने इन चीफ की प्रशंसा में कई कविताएं लिखी हैं, और जो लिखी है, और उसके कारण उन्हें वो काफ़ी प्रीशियस स्टोन्स मिलते थे, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सब सुंदर कपड़े वो दिया करते थे। तो इस तरह का वहाँ का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन था। लगभग 200 साल पहले पश्चिम में मतलब वेस्ट इंडिया में एक नया राज्य उभर के आया था, नया राजवंश का प्रभाव हुआ था। उनका नाम था सातवाहन का जो सबसे मेन जो किंग था वो था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी उनका नाम था। और पूरे दक्षिण के एरिया में मतलब वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। श्री सतकर्णी ने मेनली देखा जाए तो ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथर्न कोस्ट में अपनी आर्मी या सेनाएं भेजकर अपना राज्य काफ़ी पावरफुल बना लिया था। तो अब हम इससे आगे इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। मीन्स सिल्क रूट जो है उसकी स्टोरी क्या है। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो कोई सा भी रिच, ग्लोसी, कलरफुल सिल्क का कपड़ा पहनना सभी को अच्छा लगता है ना। और ये एक बहुत ही वैल्यूएबल माना जाता है ये फैब्रिक, है ना। बट सिल्क बनना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। किसी सिल्क के कपड़े को बनाने की प्रोसेस उससे ही उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। सबसे पहले सिल्क एक कीड़े से बनता है, सिल्क, है ना। उस कीड़े से धागा बनाया जाता है, सिल्क वॉर्म से बनता है, और वहाँ से थ्रेड बनाया जाता है, फिर इसको बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। ये टेक्निक सबसे पहले हमारे इंडिया में नहीं थी, ये टेक्निक चाइना से आई है। चाइना कम से कम 7,000 साल पहले 7,000 ईयर्स एगो इस मेथड को यूज़ करता था, और उसने सबसे पूरी दुनिया से इसको छुपाए रखा था। पर क्या होता था, चाइना से बहुत सारे लोग पैदल आते थे या घोड़ों पर आ रहे हैं, ऊँट पर दूर दूर जगह पर जाते थे, और वो अपने साथ क्या होता था, इस सिल्क के कपड़े को भी ले जाते थे। और जिस रास्ते से ये लोग अपनी यात्रा करते थे उस रास्ते का नाम फेमस हो गया एज अ सिल्क रूट, कि इस रास्ते को ही सिल्क रूट के नाम से जाना लगा। कभी कभी जितने भी चाइनीज़ रूलर थे वो गिफ्ट भेजते थे सिल्क का कपड़ा, किसी जैसे ईरान के जो थे, वेस्ट एशिया में थे जो शासक थे, उनको वो एज ए गिफ्ट भेजते थे। तो यहाँ से सिल्क के बारे में दूसरे जो नॉलेज था वो दूसरी कंट्रीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल गया, है ना। तो और करीब 2000 ईयर एगो जो हमारे जो रूलर थे, रोम के रूलर जो थे, उनके लिए सिल्क पहनना एक फैशन सा हो गया कि किसी ने सिल्क पहना है तो उसे बहुत ज़्यादा रिच और फैशनेबल माना जाने लगा। लेकिन इसकी कीमत क्या होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि इसे चीन से लाया जाता था, क्योंकि ये कहीं नहीं बनता था, ओनली चाइना में बनता था। चाइना से जब इसे लाया जाता था तो एक डेंजरस रोड के थ्रू लाया जाता था, जिसमें से माउंटेन्स भी होते थे, रेगिस्तान भी होते थे, और इस रूट पर
जब लाया जाता था तो यहाँ के जो आसपास जो राजा थे वो उस पर टैक्स लगाते थे। क्यों? क्योंकि इस रास्ते पे लूट मार भी होती थी, तो वो इधर से गुजरने वाले यात्रियों से एक पेमेंट भी लेते थे। तो इस कारण से सिल्क क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया था सिल्क पहनना वहाँ पर, उस टाइम पर वैसा माना जाता था। अगर हम मैप में देखें तो काफ़ी सारी इसके ब्रांचेस दिखाई जाती है कि सिल्क रूट किसके थ्रू होकर आया है। अब कुछ जो रूलर्स थे, है ना, वो कोशिश कर रहे थे कि जितना भी जो ये रूट है इस पे कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि इस पे जितने भी व्यापारी आएंगे उनके ज़रिए वो उन पर टैक्स लगाएंगे और उससे उन्हें या तो टैक्स मिलेगा या फिर गिफ्ट मिलेगा, तो कुछ ना कुछ इसके कारण उन्हें एक बेनिफिट मिलेगा। तो जितने भी उस रूट पर रहने वाले थे वो उस रूट के आसपास के एरिया पे अपना अधिकार चाहते थे, और वो उसके बदले में क्या करते थे, व्यापारी अगर टैक्स दे रहे हैं तो उनके बदले वो क्या करते थे, वहाँ पर जितने भी लुटेरे थे उन सब से उनकी रक्षा करते थे, उन्हें मतलब लूटमार से उन्हें बचाते थे। तो इस तरह से दोनों का गिव एंड टेक वाला रूल्स चलता रहता था। अब जो सिल्क रूट पर कंट्रोल करने वाले जो रूलर थे उसमें सबसे मेन नाम आता है कुषाण का था। कुषाण ने 2000 ईयर्स एगो सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर अपना अधिकार जमा रखा था। और अगर हम देखें तो इसके पावरफुल में पेशावर और मथुरा जो सिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। तक्षशिला ऑल्सो इंक्लूड इन दिस सिटीज़, पावरफुल सिटीज़ में तक्षशिला भी इंक्लूड थी। अब जो जितने भी नाम आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेन कुषाण का ही नाम आता है। इन्होंने यहाँ पर इंडस जो रिवर थी उसके आसपास के वहाँ पर तक सिल्क रूट मतलब वहाँ तक तो वो मंगाते थे, और उसके बाद जो फ़ॉरेन भेजना होता था वहाँ से शिप के थ्रू वो फ़ॉरेन भेज दिया जाता था। इंडस रिवर तक वो उसकी रक्षा करते थे और उसके बाद शिप के थ्रू उन्हें दूसरे रोमन एम्पायर में या जहाँ पर भी उन्हें भेजना था इस तरह से उन्हें भेजा जाता था। तो इस कॉन्टिनेंट में ही सबसे पहले सोने के, अगर हम देखें कि सोने के सिक्के किसने जारी किए थे सबसे पहले, तो कुषाण ही उसमें नाम आता है। और सिल्क रूट पे जो भी यात्रा करने वाले जितने भी ट्रेडर्स थे वो सब इसका यूज़ किया करते थे। तो इस तरह से हमने एक सिल्क रूट की जानकारी पढ़ी है कि सिल्क रूट कैसा था और किस तरह से लोग वहाँ पर वर्क करते थे। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे स्टडी करेंगे स्टूडेंट। तब तक के लिए गुड बाय।